हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से जीके की टेस्ट सीरीज पेंडिंग थी। आज है जीके टेस्ट 54। आप सभी को पता है, जैसा कि यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी जनरल पेपर का सिलेबस, जिसमें 40 नंबर की जीएस पूछी जाती है, 40 नंबर की उत्तराखंड जीके होती है और 20 नंबर की सामान्य हिंदी होती है। हालांकि 40 जीके वाले सेक्शन में आपका 30 क्वेश्चन जीके के आते हैं और 10 के आसपास क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है और चैनल पर जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, लाइक सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, कम्युनिटी बॉक्स टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, ठीक है, और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज। तो 4-5 ही टेस्ट सीरीजें चलते हैं जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके साथ साथ अभी चैनल पे नई सीरीज शुरू हो गई है हमारी, परीक्षा मांगे महाकुंभ, जिसमें आपको परीक्षा मांगे पूरी कवर करवाई जा रही है, जो कि उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम के लिए अमृत मानी जाती है। ठीक है, परीक्षा वाली किताब को पढ़ना अति आवश्यक होता है उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड जीके के लगभग 50% क्वेश्चन हमारी परीक्षा वाली से ही बनते हैं, 50% से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए इन बातों को हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं। आज जीके टेस्ट सीरीज बहुत लंबे समय बाद रन कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू ये सीरीज हमारी रहेगी और एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि 54 भाग से हम 100 भाग तक पहुंच जाएं। तो देखेंगे 54वें भाग में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था दोस्तों यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, यूसुफ मेहर अली। ध्यान रखेंगे, ये समाजवादी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, यूसुफ मेहर अली। अब यहाँ पर बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का जो नारा था ना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में, उस समय गांधी जी ने हमारा नारा दिया था डू और डाई का, करो या मरो। ठीक है, तो डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह दोस्तों सूर्यवंश, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी अफगान राज्य का संस्थापक भी था। ठीक है, और शेरशाह की अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, तो 1540 में हुमायूं को पराजित किया इसने और 1545 तक राजा बनाए। ठीक है, 5 साल ही रहा। कालिंजर युद्ध में तोप का गोला लग जाता है इसके सिर में और ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है युद्ध में ही। और शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों, उसका छोटा पुत्र, जिसका नाम था, वास्तविक नाम जलाल खान था, लेकिन इसको इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी। ठीक है, इस्लाम शाह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 1545 से 1553 के आसपास तक ये शासक बना। उसके बाद हुमायूं की वापसी हो जाती है, सेना संगठित करके हुमायूं फिर से अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पा लेता है। हालांकि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और 1556 में मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक गद्दी में बैठता है बैरम खां के संरक्षण में, जिसका नाम था अकबर। ठीक है, तो इतिहास को अच्छे से आपने पढ़ना है दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ये किसका स्टेटमेंट है? दिए गए विकल्पों में किसने ये स्टेटमेंट दी थी, आपको बताना है यहाँ पे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी थी सिस्टर निवेदिता ने। सिस्टर निवेदिता कौन थी? देखिए, ये एक स्कॉट आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता थी, लेखिका थी, टीचर थी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी ये। शिष्या बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, शिष्य नहीं बोलेंगे, फीमेल के लिए शिष्या बोला जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करती थी ये, और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में जो दमनकारी नीति थी ना ब्रिटिश साम्राज्य की, उसके संबंध में ये स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवाह वर्ण भी कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी को पता है दोस्तों, जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं ना, उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा हो गई थी वर्ण व्यवस्था। हम प्राचीन इतिहास में जब पढ़ते हैं, वैदिक काल के आसपास तो ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था चरम पे थी। और वर्ण व्यवस्था आपको पता है 4 भागों में बांटी गई थी ये। ठीक है, तो 4 भाग कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे सातवाह किस वर्ण को कहा जाता था? तो सातवाह दोस्तों कहा जाता था ब्राह्मण वर्ग को। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, हालांकि ए ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे आ गया। माफ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ए ऊपर नीचे हो गया ना, तो सी वैश्य इसका सही आंसर है। व्यापारी वर्ग जो था ना, तो व्यापारी वर्ग को ही सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, व्यापारी वर्ग को
सार्तवाह कहा जाता था। और देखिए बहुत जगह व्यापारी वर्ग का हमारा उल्लेख मिलता है बहुत से ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में भी। और गुप्त काल में इन व्यापारियों को क्या कहा जाता था, क्वेश्चन ये भी बना है। तो गुप्त काल में ही इन व्यापारियों को सार्तवाह कहा गया है। ठीक है, वैश्य वर्ग को सार्तवाह कहा गया है। और ध्यान रखेंगे दूसरा एक अन्य नाम और मिलता है वैश्य वर्ग का, जिसको वणिक भी कहा गया है। ठीक है, गुप्त काल में वणिक, वणिक या हमारा सातवां एक ही है। ठीक है, तो किसको कहा जाता था, वैश्य को। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको, ब्राह्मण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो शुंग वंश हम पढ़ते हैं दोस्तों। शुंग वंश की अगर हम बात करते हैं, इसका जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था। ठीक है, इस वंश की स्थापना हुई थी 185 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईस्वी पूर्व में हुई थी। और जो पुष्यमित्र शुंग है दोस्तों, ये मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक हुआ वृहद्रथ, उसकी हत्या कर देता है और मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मूलतः शुंगों का नेटिव प्लेस कौन सा था। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका दोस्तों, ऑप्शन सी, उज्जैन से रिलेट करते थे शुंग वंश के शासक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन, पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम शासक अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो शुंग वंश का जो हमारा अंतिम सम्राट था वो देवहूति था। कौन था, देवहूति। ठीक है, ये भी याद रखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मुख्य प्रदूषक हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, बहुत बड़ी सिटी, महानगर जिनको कहा जाता है, लाइक बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, मेट्रोपॉलिटन, चेन्नई, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं सब। तो यहाँ पर देखिए जो मुख्य प्रदूषक होता है दोस्तों, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। बहुत से लोग इसको आप साइंस का क्वेश्चन लेके चलेंगे, इसमें साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यूके ट्रिपल एस से, ग्रुप सी जनरल पेपर में, लेकिन पर्यावरण पारिस्थितिकी उसी का एक क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, CO और SO2। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं शहरों में, या हम बोल सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल अर्थ डे बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और इस दिवस के प्रणेता अगर हम बोला जाए, कौन था पृथ्वी दिवस का प्रणेता, कौन था। तो पृथ्वी दिवस का प्रणेता एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका नाम था गोलार्ड नेल्सन। ठीक है, तो 22 अप्रैल को ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल को, देखिए अगर हम देखते हैं नॉर्थ पोल में, तो नॉर्थ पोल में उस समय हमारा बसंत का मौसम होता है, जबकि साउथ पोल में हम देखते हैं तो शीत ऋतु होती है इस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपने रीड करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। और एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 2021 का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। 2021 का जो वर्ल्ड हमारा अर्थ डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी। ठीक है, अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है दिए गए विकल्पों में जिसकी बाउंड्री सर्वाधिक राज्यों से शेयर होती है। ठीक है, नो डाउट इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमाएं बनाता है सर्वाधिक राज्यों के साथ, 9 राज्यों को छूता है ये। ठीक है, 9 राज्य कौन कौन से हैं, बात करी जाए तो पूर्व की तरफ बिहार आ जाता है इसके। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कितने हो गए, 4 हो गए, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, तो कुल मिला के 9 राज्यों को स्पर्श करता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको समझना होगा आपने। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम बोलते हैं ITCZ। ठीक है, एक निम्न वायुदाब पेटी कहाँ पर स्थित है। तो ये निम्न वायुदाब पेटी है दोस्तों, इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से ही आपको पता चल रहा है ना। भूमध्य रेखा पर क्या होता है आपको पता ही है दोस्तों, भूमध्य रेखा पे हमेशा सूर्य का तापमान उच्च रहता है और वायुदाब हमेशा निम्न रहता है। तो इससे क्या होता है, वहां पर हमेशा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं ITCZ, ये एक प्रकार का वायु संवहन धाराओं के रूप में वहां पर एक परिवेश बन जाता है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल शब्द आया तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा, वैसे ही कनेक्ट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन डी।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा ही है। भारत की जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो है कार्डमम पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी कार्डमम पहाड़ी। इसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, इलायची की पहाड़ी। और जो कार्डमम माउंटेन्स हैं दोस्तों, ये हमारे केरल में स्थित हैं, इसका अधिकांश भाग केरल में है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा केरल से भी क्वेश्चन आता है। अब भारत में मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बागान केरला को कहा जाता है। खासकर जो हमारे मेन मसाले होते हैं ना, कार्डमम इलायची हो गई, जावित्री, जायफल, लौंग, काली मिर्च, ये सब भी हमारे केरला में ही उत्पादित होती है। पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? ठीक है, तो जो पाक जल डमरू डमरू मध्य है, या इसको जल संधि भी बोलते हैं, जल डमरू मध्य जल संधि एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ता है दोस्तों पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो बे ऑफ बंगाल एंड सी ऑफ अरेबिया, इसको जोड़ता है दोस्तों पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें नो डाउट भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा का उद्गम होता है गोमुख नामक प्लेस से, उत्तराखंड राज्य में। और देवप्रयाग नामक प्लेस के बाद जब इसमें अलकनंदा का संगम होता है तो फिर इसको गंगा कहा जाता है। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में इसकी जो टोटल लेंथ है 2510 किलोमीटर का प्रवाह है गंगा नदी का। और गंगा नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है और भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो अखबारी कागज के लिए फेमस है नेपा नगर, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों नेपा नगर, ठीक है। और नेपा नगर में इस कागज उद्योग की स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। 1948 में स्थापित हुआ और 1950 से प्रोडक्शन शुरू होता है यहाँ पे अखबारी कागज का। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो भारत का सबसे दूसरा पूछा गया यहाँ पे, तो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए, पहला कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो है गंगा का बेसिन, ठीक है, गंगा का है। लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, ठीक है, गोदावरी। तो गोदावरी जो है ना, ये भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी मानी जाती है और इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लेंगे। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो प्रावधान राज्यों के लिए है उनको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है कौन सा अनुच्छेद रिलेटेड नहीं है। तो देखिए दोस्तों 371 क जो है वो नागालैंड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 371 ख इसका संबंध असम राज्य से है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 371 ग, ठीक है, 371 ग इसका संबंध दोस्तों मेघालय से नहीं है, इसका संबंध है मणिपुर राज्य से, इसका संबंध है मणिपुर से, ठीक है। और 371 घ का संबंध आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन आर्टिकलों के तहत इन राज्यों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान का जो भाग 21 है, यानी कि पार्ट 21, आर्टिकल 369 से लेकर 372 तक अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं राज्यों के बारे में। तो उन्हीं में से हमारा मणिपुर भी है 371 ग में, ठीक है, ना कि मेघालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, अगर विधानमंडल का विश्रांति काल चल रहा है तो उस काल के दौरान भी राज्यपाल को यहाँ पर शक्ति प्राप्त है कोई भी अध्यादेश जारी करने की। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है राज्यपाल को ये पावर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 213, 213। तो अनुच्छेद 213 में दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर विधानसभा में सत्र जारी नहीं है उसके बावजूद भी राज्यपाल इस आर्टिकल के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। बताओ कितने त्रिभुज हैं इसमें?
बताइए कितने ट्रायंगल हैं दिए गए इमेज में। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग के जो जीएस का 40 नंबर का सेक्शन है ना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जीएस जनरल स्टडी का, उसमें 30 क्वेश्चन आज की डेट में जो लेटेस्ट पैटर्न था, मार्च में जो एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर व्यक्तिक सहायक का, उसमें ऑनलाइन सीबीटी हुई थी जनरल पेपर की, उसमें हम देख रहे थे कि 30 क्वेश्चन हमारे जीएस से आ रहे थे और 10 क्वेश्चन प्योर हमारे रीजनिंग से बन रहे थे। और इन 30 जीएस के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे। ठीक है, यानी कि रीजनिंग का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। 10 नंबर की रीजनिंग मतलब 10 नंबर बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की बात करते हैं तो इसमें नो डाउट बहुत सिंपल फिगर है। एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, एक छोटा वाला, दो यहाँ हो गए। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पूरा ये हो गया 3। ठीक है, और एक इस वाली आकृति में 3 हो गए। ठीक है, तो 3 2 5 और एक 6, तो इस आकृति में टोटल 6 त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आया ना। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, समझ गए ना, 2 हो गए, तीसरा ये हो गया पूरा। ठीक है, और चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये छोटा वाला, 6 हो गए। इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 6 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो देखिए कोई त्रुटि होती है कभी रीजनिंग वगैरह वाले सेक्शन में तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग करते भी हैं। लास्ट टाइम कोई कमेंट मैं पढ़ रहा था किसी स्टूडेंट का, बोले थे कि आपकी आपके पढ़ाने का इसी से पता चलता है कि आपको त्रिभुज गिनना भी नहीं आता है। तो कोई हमारे पांडे जी थे, बड़े नाराज़ थे पटवारी भर्ती के लिए, कुछ नहीं बोल रहे, और उन्होंने ऐसा बोल दिया कि त्रिभुज गिनना नहीं आता आपको। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, 100 नंबर का पेपर जब आंसर के आने से पहले हम सॉल्व करवाते हैं ना, तो बहुत स्पीड में सॉल्व करवाते हैं। अदरवाइज़ रीजनिंग हो, मैथ हो, उसको बहुत तसल्ली से करवाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन कभी भी जैसे पेपर होता है आपका, तो हम उसको सॉल्व कराने के लिए फटाफट बना देते हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसमें मिस्टेक हो जाती है जल्दीबाजी में। ठीक है, तो इसको दिल पे ना लें, और ऐसा कुछ होता है तो उसको एक पब्लिकली कमेंट करने के बजाय ये कि आप पर्सनली मैसेज कीजिए, ये अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं, छोड़िए इसको, ऐसे रहता है कई बार कैंडिडेट्स का। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा, आपको पता है भारत की लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लोकसभा जैसे उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, उत्तराखंड में लोकसभा की अधिकतम 5 सीटें हैं, और इसमें से भी एक सीट रिजर्व है अल्मोड़ा वाली, शेड्यूल कास्ट के लिए। और यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है, भारत में टोटल जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, उन लोकसभा सीटों में कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं? एंड दी राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 84। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो लोकसभा में पूरे भारत में शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें आरक्षित है, 47। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो अभी क्वेश्चन बना है 84 वाला, इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं लोकसभा की। तो नो डाउट सबसे बड़ा राज्य है भारत में उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है? तो जो मानव अधिकार आयोग है ना, उसमें सदस्य के रूप में हमारा कोई पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए या कार्याधीन न्यायाधीश होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी किसके परामर्श के द्वारा नियुक्त होता है वो, ये पूछा जा रहा है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उच्च न्यायालय के, वो डिसाइड करते हैं इसको। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहा जाता है? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है और कंप्यूटर को डैमेज करता है, दैट इज कॉल्ड वायरस। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, इसको बोलेंगे वायरस। तो दोस्तों ये था जीके टेस्ट, सामान्य अध्ययन टेस्ट 54। आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। परीक्षा हमारी जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ में आइए और ज्ञान के सागर में गोता जरूर लगाइए। और उसका बेनिफिट कब मिलेगा आपको? पुण्यवाचन मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे और टेस्ट सीरीज देंगे, तो उसका सबसे बड़ा फल मिलेगा आपको। बिल्कुल नर्वस नहीं होंगे। अच्छा स्कोर यहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल पे जो भी चीज़ चल रही है, हम टाइम निकाल के लिए आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि टाइम निकाल के इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि सफलता पाने में एक मेरा ही नहीं,
बहुत लोगों का योगदान होता है जो अच्छी राह दिखाते हैं। आपका खुद का योगदान है, हमारा होगा, आपके अन्य गुरुजनों का होगा, आपके फैमिली वालों का होगा जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स का होगा। ठीक है, सफलता सभी लोगों के, सभी पॉजिटिव लोगों के और मार्गदर्शक लोगों के सपोर्ट से मिलती है। ठीक है, तो आपको जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है, निचोड़ लो, खा लो भैया, और उस ज्ञान से लाभ उठाओ अपने भविष्य का, अपने करियर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।